हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 3 घातांक का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ लिए थे। ये 3 तक पढ़ लिए थे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं आज क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित करणियों को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में लिखना है करणियों को यहाँ पर। तो आरोही क्रम अर्थात क्या होता है? बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले सबसे छोटा को लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि इस तरीके से आगे लिखते जाते हैं। तो चलिए इसको किस तरीके से व्यक्त करेंगे आरोही क्रम में। तो चलिए हल करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग का √81, फिर क्या है 64 का यहाँ पर घनमूल, और 512 का क्या है 9th रूट है, यानी कि 9वां मूल है। तो चलिए जिसको हम लोग आरोही क्रम में लिखते हैं। तो यह है प्रश्नावली 3.2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग का करड़ी 81, फिर 64 का करड़ी घात 3 और 512 का करड़ी घात 9। तो इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो पहले तो यहाँ से हम लोग को करड़ी में से जो जो बाहर आएगा उसको निकाल लेते हैं। तो पहला क्या है 81 का करड़ी है इज इक्वल, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 81 को 9 मल्टीप्लाई 9 ऐसा लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू यहाँ करड़ी घात क्या है, कुछ नहीं है मतलब 2 है। तो यदि 2 बार रहेगा, यानी कि करड़ी के अंदर में कोई भी संख्या 2 बार रहेगा तो वहाँ से एक बाहर आ जाएगा। तो 9 कितने बार है? 2 बार है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 बार, यानी कि करड़ी हट जाएगा। तो 81 का करड़ी कितना होता है 9। तो 9 का करण ये हो जाएगा। और उसी तरीके से 64 का भी निकालेंगे। तो 64 का करड़ी घात कितना है 3। अब यहाँ करड़ी के अंदर में कितना पद होना चाहिए 3, यानी कि 3 पदों में से एक बाहर आएगा। तो इज इक्वल टू 64 को हम लोग किस में तोड़ सकते हैं 64 को 4 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो यहाँ 4 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, और करड़ी घात भी कितना है 3। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा। इतना समझ गए। तो ये गुणनखंड कर रहे हैं, यानी कि गुणनखंडन से तोड़ दे रहे हैं। अब यहाँ कितना है 512 का करड़ी घात कितना है 9 है। तो 512 को हम लोग को तोड़ना है। तो 512 को तोड़ देंगे। तो आइए देखते हैं किस में तोड़ सकते हैं हम लोग। तो करड़ी घात 9 है, तो 512 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इस रूप में तोड़ सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई 2 इसमें तोड़ सकते हैं ऐसा। तो ये कहाँ से आया? तो ये आप लोग इस तरीके से तोड़ेंगे, यानी कि 512 है तो इसको ऐसा तोड़ सकते हैं। तो उस रूप में हम लोग गुणनखंड करते हैं, तो उसी तरीके से किए हैं तब यहाँ पर ये आया है। जैसे 512 का कर देंगे 2 से, तो 2 2 जा 4, फिर 1 बचा 5 में 4 माइनस 1 2 5 जा 10, फिर 1 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, फिर यहाँ 2 2 जा 4 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, 1 बचेगा माइनस करेंगे तो 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4। तो ये आप लोग रफ में करेंगे। तो ये तो क्या मिला 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उसी को यहाँ लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आ गया है, यानी कि 2 कितने टाइम्स है 9 टाइम्स है। तो ये हो जाएगा। आप समझ गए।
तो अब यहाँ से क्या है 9 है, तो यहाँ से करड़ी घात कितना है 9 है, तो क्या आएगा एक ही 2 बाहर आएगा, तो यानी कि 2 ये हो जाएगा। तो हम लोग को क्या मिला 81 का करड़ी कितना है 9 है, और उसी तरीके 64 का क्या है करड़ी घात 3 का मान कितना मिल गया है हम लोग को, ये 4 मिला है। और 512 का करड़ी घात 9, तो उसका मान कितना मिल गया है 2। तो आरोही क्रम में लिखना है, तो यहाँ देख रहे होंगे कि सबसे छोटा कौन है 2 है, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 9 है। तो आरोही क्रम में लिखेंगे यानी कि बढ़ते क्रम में, तो इसलिए क्या हो जाएगा आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, तो आरोही क्रम में लिख देंगे तो सबसे पहले क्या आएगा 2 आएगा, ये 2, फिर उसके बाद में 4, फिर उसके बाद में 9, तो ये हो जाएगा आरोही क्रम में लिख दिए इनके मान को। और 2 किसका मान था 512 का करड़ी घात 9 का मूल है, यानी कि 512 करड़ी घात 9 ये हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, अब फिर 4 था यानी कि 64 का करड़ी घात 4 वाला, तो 64 ये हो जाएगा करड़ी घात क्या है ये, सॉरी 3 है, तो यहाँ 3 आएगा। फिर क्या है 9 है ये, तो 9 किसका मान था 81 का, यानी कि करड़ी 81 का, तो ये हो जाएगा आरोही क्रम में। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का 625 का करड़ी घात 4 और 100 करड़ी और 343 का करड़ी घात 3, तो इसको हम लोग को आरोही क्रम में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो हल नंबर 2, तो दूसरा क्या था हम लोग का 625 का करड़ी घात कितना है 4 है, ये हो जाएगा। फिर और क्या था दूसरा करड़ी 100 है, और तीसरा जो है हम लोग का 343 का करड़ी घात कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सरल करना पड़ेगा प्रत्येक को, तो सरल करते हैं पहले 625 का करड़ी घात 4 को, तो 625 का करड़ी घात 4 है, तो इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि इसको तोड़ देंगे। जैसे मैं अभी यहाँ 512 का आप लोगों को बताया था तोड़ने, वैसे ही इसको तोड़ेंगे। तो इसको हम लोग किस में तोड़ सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5, तो ये आप लोग इसको तोड़ लेंगे। जैसे मैं 512 को तोड़ने बताया था वैसे ही तोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा = 5 होगा। तो वैसे गुणनखंड के रूप में तोड़ना आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, 6 में भी पढ़े हैं, 7, 8 3 क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जैसे मैं यहाँ एक क्वेश्चन को बताया मैं 512 का, तो इस तरीके से तोड़े थे, तो वैसे ही यहाँ पर आप लोग 625 का तोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 आएगा। फिर आगे क्या था हम लोग को 100 था करड़ी 100, तो करड़ी 100 को तोड़ देंगे, तो इसको किस में तोड़ सकते हैं 10 × 10 = कितना आएगा 10 आएगा। फिर उसी तरीके से आगे जो क्या है हम लोग का करड़ी यानी कि 343 का करड़ी घात 3 है, तो इसको भी तोड़ देना है। तो इसको हम लोग किस में तोड़ सकते हैं 7 × 7 × 7 = 7 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आरोही क्रम में लिख देंगे, आरोही क्रम में लिखने पर, तो आरोही क्रम में लिख देंगे। तो सबसे पहले छोटा को लिखते हैं, तो क्या है 7, तो ये 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये सबसे छोटा क्या है 5 है, तो यहाँ 5 आएगा। फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 10। अब ये सब किसका मान था 5 किसका है 625 का करड़ी घात 4 का है। फिर 7 किसका है 343 का करड़ी घात 3 का मान था। फिर उसके बाद क्या है 100 यानी कि करड़ी 100, तो ये हो गया आरोही क्रम में, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है
तो बन जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे जो दो क्वेश्चन बचा है, तीसरा और चौथा, ये आप लोग बनाएंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी करड़ी घात है और कौन सी करड़ी नहीं है। तो ऐसा मैं आप लोगों को एग्जाम्पल में बता चुका हूँ। तो चलिए फिर भी से एक बार देख लेते हैं। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है करड़ी 8, तो यह करड़ी है अथवा नहीं, तो इसको बताना है हम लोग को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो आगे जो दो क्वेश्चन है 4 का, 3 और 4, ये आप लोग बनाएंगे। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी करड़ी है और कौन सी करड़ी नहीं है। तो ऐसा मैं क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम्पल में बता चुका हूँ। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन को। तो पहला जो क्वेश्चन है करड़ी 8 है, तो यह करड़ी है अथवा नहीं, तो इसको बताना है हम लोग को। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, करड़ी 8। तो क्या कर देंगे, इसको 8 को तोड़ देंगे। तो किस में तोड़ सकते हैं, 2 × 2 × 2, इसमें लिख सकते हैं। फिर इसको सरल करेंगे। यहाँ करड़ी घात कुछ नहीं मतलब 2 है। यदि कोई भी संख्या 2 बार है तो वहाँ से 1 बाहर आएगा। तो यहाँ 1 बन रहा है 2 और इसका नहीं बन रहा है जोड़ी, तो क्या हो जाएगी, 1 2 बाहर आएगा तो 2, और जो नहीं बन रहा है वो अंदर ही रहेगा यानी कि 2, इस तरीके से। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पूरा जो संख्या है वो करड़ी से बाहर नहीं आ रहा है, यानी कि करड़ी है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, करड़ी 8 क्या है, करड़ी वाला संख्या है। तो अतः अतः यह यानी कि अतः करड़ी 8 एक करड़ी करड़ी है। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है। तो यहाँ से सरल करेंगे। यदि करड़ी रहेगा यानी कि सरल करने पर लास्ट में करड़ी वाला बच जाएगा, यानी कि करड़ी के अंदर से पूरा बाहर नहीं आएगा, तो करड़ी वाला पद है जो दिया गया क्वेश्चन है वो। तो यहाँ पर करड़ी बच रहा है, तो ये करड़ी जो क्वेश्चन था हम लोग का 8, तो यह क्या है, करड़ी है। यदि यहाँ से पूरा बाहर आ जाता तो क्या हो जाएगा, यानी कि करड़ी नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, करड़ी नहीं है। तो ये समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग का 64 का क्या है, करड़ी घात 3 है। तो इसको देखते हैं। तो इसको सरल करते हैं। तो 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 × 4, यानी कि 3 टाइम्स 4 में। और करड़ी घात क्या है यहाँ पर, 3 है। तो 3 बार आ गया है, करड़ी घात 3 है, तो 3 का एक पद होगा, यानी कि एक पेयर बनेगा, त्रिक बनेगा यहाँ। तो यहाँ करड़ी घात 3 है, तो यहाँ किसी भी संख्या का, यानी कि यहाँ संख्या 4 का त्रिक बन रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 पूरा बाहर आ जाएगा, करड़ी हट जाएगा। तो यहाँ देख रहे होंगे कि करड़ी नहीं बचा है, तो यानी कि 64 क्या है, करड़ी वाला पद नहीं है। अतः 64 का जो करड़ी घात 3 है, करड़ी नहीं है। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, तो बन जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे जो है हम लोगों का 90, करड़ी 90 और ये क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को एग्जाम्पल में बता चुका हूँ। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। तो इस तरीके से ये हम लोग का अध्याय 3 यानी कि अध्याय 3 घातांक था, वह कंप्लीट होता है। तो आप लोग बना लेंगे ये 3 क्वेश्चन। तो यहाँ पर और ये हमने सीखा, तो ये आप लोग पढ़ लेंगे एक बार। तो और नोट कॉपी भी आप लोग बनाते चलेंगे। तो चलिए नया अध्याय स्टार्ट करते हैं, अध्याय 4। तो आगे है हम लोग का अगला नया अध्याय, अध्याय 4। तो अध्याय 4 यानी कि पार्ट 4 यानी कि अध्याय 4 जो है हम लोगों का बहुपद, ये बहुपद है, पोलिनोमियल्स। तो अध्याय 4 क्या है हम लोग का, पोलिनोमियल्स। तो चलिए पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 4 में। तो पहले हम लोग पोलिनोमियल्स यानी कि बहुपद क्या होता है उसको पहले समझ लेते हैं। तो अध्याय 4 बहुपद, पोलिनोमियल्स।
पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद को बताने से पहले मैं आप लोगों को बीजीय व्यंजक के बारे में बताना चाहता हूँ या बता देता हूँ एक बार। तो बीजीय व्यंजक वैसे तो आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक, तो आइए बीजीय व्यंजक क्या होता है उसको जान लेते हैं पहले। तो बीजीय व्यंजक जब चर एवं अचर, चर एवं अचर या अचर एवं अचर राशि संक्रिया प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से जुड़ते हैं तो जो राशि प्राप्त होती है उस राशि को ही क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो ये समझ गए, यानी कि जब चर एवं अचर या अचर एवं अचर राशि जो है संक्रिया प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से जुड़ते हैं तो जो राशि प्राप्त होती है उस राशि को ही बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे x, और जैसे ये ले लेते हैं 2x, तो इसमें अचर कौन है 2 और चर कौन है x, तो यहाँ पर 2 और x के बीच में कोई सा भी चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह है, मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई की संक्रिया से कौन जुड़ा है 2 और x, तो यानी कि 2x क्या हो गया, एक बीजीय व्यंजक हो गया। उसी तरीके से 2x प्लस 1, 3x प्लस 1 यह भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। तो अब समझ गए होंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3y 4z, ये सब भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। जैसे 4z प्लस 3 यह भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। तो समझ गए होंगे अब बीजीय व्यंजक। तो चलिए अब बहुपद को समझते हैं। तो आइए देखते हैं बहुपद पॉलिनोमियल्स में जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, यानी कि ये अध्याय 4 हम लोग का बहुपद में, उसमें जो जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग। तो जिसमें पहला है बहुपद की परिभाषा। तो बहुपद की परिभाषा में क्या है, आइए देखते हैं। तो ऐसे बीजीय व्यंजक, तो अब बीजीय व्यंजक तो समझ गए होंगे आप लोग। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घातों में अनेक पद हों, यानी कि चर के घातों में अनेक पद हों, बहुपद कहलाते हैं। तो बहुपद क्या है, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घात में अनेक पद हो बहुपद कहलाते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है पी एक्स, यानी कि जो बहुपद होगा उसमें चर राशि क्या होगा हम लोग का, एक्स होगा, तो उसी को दर्शाता है। यहाँ ब्रैकेट में जो एक्स रहता है वह, या वाई रहेगा तो वाई में जो बहुपद होगा वह वाई राशि में होगा, यानी कि चर राशि वाई में, और यहाँ एक्स है तो एक्स में होगा। जैसे a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डैश डैश, फिर आगे कहाँ तक, a1 x के घात n के रूप में फलन है, जहाँ a इज इक्वल a1 a0 a1 a2 डैश डैश an वास्तविक संख्या है और an डज नॉट इक्वल टू 0 और n एक ऋणोत्तर पूर्णांक है, यानी कि प्लस में रहेगा n का मान। तो वास्तविक संख्या पर चर x बहुपद कहते हैं। तो ये समझ गए होंगे बहुपद क्या होता है, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घात अनेक पद में हों बहुपद कहलाते हैं। जैसे कि, और मैं दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे ये बहुपद का दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं इस तरीके से, 2x² प्लस x प्लस 1। तो यहाँ चर राशि जो है x का घात विभिन्न रूप में है, यानी कि विभिन्न घात वाला है। तो ये हो जाएगा, पहले 2 घात था फिर 1 घात है, फिर यहाँ x नहीं है, तो ये क्या है, बहुपद। और उसी तरीके से y राशि में ले तो 3y² प्लस y प्लस 2, यह भी क्या है, एक बहुपद है। उसी तरीके से यानी कि एक से ज़्यादा पद हैं इसमें, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक से ज़्यादा पद हो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। तो यहाँ कितने पद हैं, 3 पद हैं। उसी तरीके से दूसरा जो एग्जाम्पल था 3y² प्लस y प्लस 2, तो यहाँ पर भी क्या है, एक से ज़्यादा पद है, तो यह भी बहुपद है। किस राशि में, y चर में, यानी कि चर राशि y में। और उसी तरीके से और एक एग्जाम्पल लेते हैं, 5x के पावर 5 प्लस x के पावर 4 प्लस 2x³ प्लस x प्लस 1, यह भी क्या है, एक बहुपद है। तो इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 5,
तो ये 5 पद ये वाला है, यानी कि 5 पद वाला बहुपद है। तो ये अब समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला था, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घातों में अनेक पद हों बहुपद कहलाते हैं। जिसमें ये दिया था पी एक्स इजिक्वल टू A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस डैश डैश, यानी कि आगे बढ़ते जाएगी इस तरीके से। आगे क्या होगा, A3x3 फिर A4x के पावर 4 ऐसा आएगा, फिर प्लस प्लस AN x के पावर n, यहाँ पर यानी कि आगे रखते जाएंगे मान 1 2 3 4 इत्यादि रखते जाएंगे के रूप में फलन है। जहाँ A0 A1 A2 डैश डैश AN वास्तविक संख्या है, यानी कि कोई भी संख्या रहेगा वास्तविक संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 इत्यादि। लेकिन क्या होना चाहिए, जो लास्ट पद है AN इजिक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए और n एक ऋणात्मक पूर्णांक हो। तो ये सॉरी यहाँ पर क्या बोला है, n ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए, बोला है किसमें, धनात्मक में होना चाहिए। वास्तविक संख्या पर चर x के बहुपद कहते हैं। तो ये किस में है, x चर में है, तो ये x चर में बहुपद कहलाएगा। तो ये समझ गए। अब आगे देखते हैं। आगे बहुपद के गुणांक, यानी कि बहुपद के गुणांक देखते हैं px। तो px क्या दर्शाता है, जो बहुपद होगा वो किस में, हम लोग का x में होगा, x चर राशि में। तो क्या है, A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस डैश डैश इस तरीके से, फिर प्लस ANx n में A0 A1 A2 AN, यानी कि A0 A1 A2 AN क्या है, बहुपद के गुणांक है, यानी कि x के साथ जो भी मल्टीप्लाई रहेगा वह उसका गुणांक होता है। लेकिन यहाँ x नहीं है, लेकिन इसको भी क्या कहेंगे, गुणांक मानते हैं इसमें। फिर आगे देखते हैं बहुपद की घात। तो बहुपद की घात, बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। तो घात किसको कहेंगे बहुपद में, बहुपद में यानी कि बहुपद की घात, बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे बहुपद यहाँ दिया है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 की घात 3 है, यानी कि बहुपद x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 का घात बताइए बोलेगा तो क्या करेंगे, इसमें सबसे अधिक घात वाला जो घात होगा वही जो दिया गया बहुपद का घात है। तो ये बहुपद है हम लोग का, इसमें सबसे ज़्यादा घात कितना है, 3 है। तो इस बहुपद का घात कितना है, 3। और उसी तरीके से दूसरा जो है t⁴ माइनस 3t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 2 की घात कितना है, 4, क्योंकि सबसे ज़्यादा घात कितना है, 4 है। तो ये हो जाएगा। तो अगला है वास्तविक संख्याओं पर बहुपद। क्या है, वास्तविक संख्याओं पर बहुपद, वह बहुपद जिसमें चरों के गुणांक वास्तविक संख्या हो, यानी क्या बोल रहा है, वह बहुपद जिसमें चरों के गुणांक वास्तविक संख्या हो तो उस बहुपद को वास्तविक संख्या पर बहुपद कहते हैं। तो जैसे 3x स्क्वायर प्लस √2x माइनस √3 वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। तो वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है क्योंकि यहाँ x का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 3 है, फिर x का गुणांक √2 फिर क्या है अचर, तो ये क्या है, वास्तविक संख्या है। इसलिए जो ये बहुपद है ये वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। आगे है दूसरा √2y³ प्लस √3y माइनस 5 वास्तविक संख्या पर बहुपद है। यह भी वास्तविक संख्या बहुपद है क्योंकि यहाँ y³ का गुणांक √2 है, y का गुणांक √3 है और यहाँ 5 है, यानी कि कोई भी संख्या रहेगा बहुपद में, यानी कि चर राशि के साथ, तो वह जो बहुपद होगा वास्तविक संख्याओं में बहुपद होगा। तो अगला है पूर्णांकों पर बहुपद। अब देखते हैं वह बहुपद जिसमें वास्तविक संख्या समझ रहे होंगे, जिसमें प्लस माइनस अंडर रूट वाला हो तो वह वास्तविक संख्या होगा। अब पूर्णांक, पूर्णांक पर बहुपद, वह बहुपद जिसमें चरों के गुणांक पूर्णांक संख्या में हो, पूर्णांक बहुपद कहलाते हैं। तो पूर्णांक बहुपद क्या है, वह बहुपद जिसमें चरों के गुणांक पूर्णांक संख्या में हो, पूर्णांक बहुपद कहते हैं। जैसे 4x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 पूर्णांकों पर बहुपद है क्योंकि बहुपद के गुणांक 4 माइनस 3 5 है, ये पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या में
क्या रहता है, प्लस और माइनस वाला रहता है, लेकिन वास्तविक संख्या में प्लस माइनस साथ में अंडर रूट वाला भी रहता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो अगला है परिमेय संख्या पर बहुपद। तो वह बहुपद जिसमें चरों के गुणांक परिमेय संख्या में हो, परिमेय संख्या बहुपद कहलाता है। तो परिमेय संख्या बहुपद क्या है, वह बहुपद जिसमें गुणांक यानी कि चरों का गुणांक परिमेय संख्या में हो, परिमेय संख्या बहुपद कहलाता है। जैसे 4/3x³ माइनस 3/4x² प्लस 2x माइनस 1 परिमेय संख्या में बहुपद है। यहाँ देख रहे होंगे कि x³ का गुणांक क्या है, 4/3, और 4/3 क्या है, परिमेय संख्या है। उसी तरीके से x² का गुणांक क्या है, -3/4। तो यहाँ भी 3/4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए ये जो बहुपद है हम लोग का परिमेय संख्या बहुपद है। तो आगे है शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद क्या होता है, तो वह बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे 0x⁴ प्लस 0x⁴ माइनस 0x² प्लस 0। तो इसमें चर का गुणांक क्या है, शून्य है। तो यह क्या है, शून्य बहुपद है। तो आगे है एक पदीय बहुपद। वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। यानी कि जिसमें केवल कितना पद हो, एक ही पद हो, तो उसको क्या कहेंगे, एक पदीय बहुपद। जैसे 5, इसमें केवल एक ही पद है, इसमें चर नहीं है, लेकिन फिर भी से इसको क्या कहेंगे हम लोग, एक पदीय बहुपद। फिर आगे है 4x²। तो यह भी क्या है, एक पदीय बहुपद है। √7x², 3/4 x⁵ तो ये सब एक पदीय बहुपद है। और द्विपदीय बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें केवल दो पद हो उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। तो द्विपदीय बहुपद क्या है, ऐसे बहुपद जिसमें केवल दो पद हो उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे 6x² प्लस 2। तो यहाँ दो पद है, एक, ये दो। आगे है x-2, यह भी एक, दो। तो दो पदीय बहुपद है। आगे है त्रिपदीय बहुपद। तो त्रिपदीय बहुपद ऐसे बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो, त्रिपदीय बहुपद कहलाता है। तो जैसे म्यू, इसको ले लेते हैं y के रूप में, u के रूप में ले लेते हैं, u³ प्लस 3u² माइनस 5। तो 1 2 3, तीन पदीय बहुपद है। दूसरी तरीके से यहाँ पर x⁴ माइनस 5x² माइनस x। तो ये भी क्या है, एक पदीय बहुपद है। तो इस तरीके से समझ गए होंगे कि ये त्रिपदीय बहुपद है, तीन पद है। अब बहुपद का मानक रूप। तो बहुपद का मानक रूप, बहुपदों को दो मानक रूप में लिखा जा सकता है। घातों को आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में, या घातों को आरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में। तो यहाँ आरोही क्रम में मानक रूप px = a0 प्लस a1 x प्लस a2 x² प्लस डैश डैश प्लस an x⁴n। तो ये क्या है, आरोही क्रम में बहुपद का मानक रूप है। और अवरोही क्रम में px = an x⁴n प्लस an माइनस 1 x⁴n माइनस 1, फिर प्लस डैश डैश a1 x, फिर a0। तो यानी कि लास्ट में 0, तो इसी को उल्टा लिख दिया गया है। तो ये है मानक रूप। आगे है बहुपदों में चर राशि की घात सदैव ऋणोत्तर होती है, यानी कि धन पूर्णांक या प्राकृत संख्या रहती है। किसमें, बहुपद में चर राशि का घात हमेशा प्लस में। बहुपद को सदैव मानक रूप में लिखना चाहिए। तो किस रूप में, मानक रूप में, यानी कि घातों को आरोही क्रम या आरोही क्रम में। बहुपदों का योग, बहुपदों का योग चिन्हों, तो बहुपदों का योग चिन्हों सहित समान घातों को एकत्रित करके और गुणांकों को जोड़ करके ज्ञात करते हैं। यानी कि बहुपद को किस रूप में जोड़ना है, समान चर राशि का समान घात को एक जगह लिखकर करेंगे, यानी कि समान घात वाले का समान घात वाले से होगा, और साथ ही चर भी समान होना चाहिए। जैसे x चर में है तो x चर को ही लेंगे और उनका घात भी समान होना चाहिए, और उनके गुणांक को जोड़ कर करते हैं। तो ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो 15 है बहुपदों का अंतर।
तो बहुपदों का अंतर में भी वैसे ही करना है। बहुपदों का अंतर ज्ञात करने के लिए घटाए जाने वाले बहुपदों के चिन्ह बदलकर योग करते हैं। तो आगे है 15 नंबर, बहुपदों का गुणन। तो बहुपदों का गुणन, दो बहुपदों का गुणन ज्ञात करने के लिए बंटन या वितरण नियम लागू किया जाता है। तत्पश्चात जोड़ने अथवा घटाने के लिए समान घातों वाले पदों का समूहन किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं बहुपदों का जोड़ना। तो जैसे ये बहुपदों का योग करना है, तो यहाँ दो बहुपद है, क्या है 2x² + 3x + 2 व 4x² + 2 + 1, ये दो बहुपद है। तो इसका जोड़ना करना है, ये सॉरी योग करना है। तो इससे पहले मैं अभी बताया आप लोगों को कि समान चर घात वाले को एकत्रित करके जोड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका योग। तो योग जो करना है हम लोग को 2x² + 3x + 2 योग करना है। तो दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, प्लस, यानी कि दोनों को ब्रैकेट में लेना है पहले। 4x² + 2x + 1, तो ये हो जाएगा। अब करते सम, अब ब्रैकेट हटाते हैं। तो 2x² + 3x + 2, फिर यहाँ प्लस का 4x² + 2x + 1। तो यहाँ क्या करना है हम लोग को, समान जो घात है चर राशि का, यानी कि समान चर राशि को समान घात, यानी कि समान चर राशि का समान घात को एक जगह लिखकर क्या करना है, प्लस करना है। तो ये x चर में है सब, तो समान घात देखना है, यानी कि बराबर घात। यहाँ दो घात वाला है, यहाँ दो घात वाला है, तो इसको एक जगह लिख देते हैं 2x² + 4x²। तो ये हो गया ये। फिर अगला एक घात वाला यहाँ है और ये है, तो इसको लिख देते हैं 3x + 2x। फिर जिसमें घात नहीं है, यानी कि प्लस ये 2 + 1, इस तरीके से करना है। अब प्लस कर देते हैं 2x²। अब इसके गुणांक को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 2 + 4 कितना होगा, 6, x² है तो x²। फिर यहाँ 3 + 2 तो कितना हो जाएगा 5x। फिर यहाँ 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा, यानी कि योग। तो ऐसा योग करना है, तो बन जाएगा योग करना। तो आज का क्लास यहीं तक, आगे अगले क्लास में देखेंगे। तो चलिए आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा देख लेते हैं। आप लोगों का होमवर्क में रहेगा ये घातांक पाठ का है, जो प्रश्नावली 3.2 का है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग थर्ड फोर्थ ये बनाएंगे, और 5 का ये थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। तो ओके, बाय।